गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश और उसमें हमारा एक्टिव पैसिव और नरेशन जो था वो पूरा हो चुका था और हम इसमें अब जो टेंस वाला पार्ट है वो पढ़ रहे थे। तो टेंस की बात हो रही थी। टेंस से पहले मैंने कुछ आपको जो बेसिक चीज़ें होती है इंग्लिश के बारे में वो बताई थी मैंने आपको कि हमें जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो मैंने कुछ एक सेंटेंस लिखाया था आपको कि राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो उस वाले वाक्य में कुछ में हम मेन वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि हम एस या ईएस को लगाते हैं। तो मैंने कहा था कि एस या ईएस किसी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगाई जाती है। किसी क्रिया को हमें सिंगुलर बनाना होता है तो उस केस में हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बहुवचनी मानते हैं और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कब तो एस लगाएं या कब ईएस लगाएं, एस या ईएस कब लगाते हैं। तो आज हेडिंग डाल दो एस या ईएस कब लगाते हैं, यानी हमें कौन सी वर्ब के अंदर मेन वर्ब के अंदर एस लगाना है और कौन सी मेन वर्ब के अंदर ईएस लगाना है। तो वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं हम ईएस की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईएस कब लगाते हैं। ईएस कब लगाते हैं यानी ईएस आपको मुख्य क्रिया के अंदर कब लगाना है वो देखो। तो इसमें इसके कुछ नियम होते हैं। रूल फर्स्ट, इसके दो नियम हैं। मैंने बताया था आपको कि इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है इसका कि जिन मेन वर्ब इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। जिन मुख्य क्रिया के अंत में एस एच डबल एस डबल एस ओ एक्स जेड आदि शब्द आते हैं उनके आगे हम ईएस लगाते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस एच डबल एस ओ एक्स जेड आदि शब्द आते हैं उनके आगे हम ईएस लगाते हैं। ईएस क्यों लगाते हैं? उनको एक वचन बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, कब लगाते हैं उसमें। तो बात होती है यस कब लगाते हैं। मैंने बताया कि जिन मुख्य क्रिया के अंत में एस एच डबल एस ओ एक्स जेड आदि शब्द आते हैं उनके आगे हम ईएस लगाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक आपने मेन वर्ब लिखी WASS वॉश, CROSS क्रॉस, एक आपने लिखा गो, मिक्स या फिक्स वो भी है। जेड से भी कोई क्रिया हो तो देखो। अब एक बार इनको आप देखो कि ये जो मुख्य क्रियाएं हैं
WSH, वॉस, क्रॉस, गो, मिक्स, फिक्स। तो इन सब के अंत के अंदर आपने देखा कि इसमें एक जो लास्ट वाले शब्द हैं वो क्या है, SH। इसके अंत में SH दिया हुआ है, इसके अंत में दिया हुआ है SS और इसके लास्ट में O दिया हुआ है आपके, इसमें X है और Z से भी कोई हो, इसके लास्ट में Z भी हो सकता है। तो अगर किसी मैन वर्ब के अंत में SH, SS, O, X, Z आदि शब्द आते हैं तो उनके आगे हम ES लगाते हैं। उनके आगे क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए। ये याद रखना कि हम ES क्यों लगाते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए। किसको, मैन वर्ब को। मैन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके आगे ES लगाते हैं। तो पहला नियम तो ये है कि अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में SH है, SS, O, X, Z आदि शब्द दिए हुए हैं तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके आगे ES लगाते हैं। इनका मीनिंग आपको पता ही है, वॉश यानी होता है धोना, क्रॉस यानी पार करना, गो यानी जाना, मिक्स यानी मिलाना किसी चीज़ को, फिक्स यानी निश्चित करना। इस प्रकार से अगर जेड भी किसी मैन वर्ब के अंत में जेड आता है तो उसके आगे भी हम ES लगाते हैं। तो ये तो बात हो गई रूल नंबर फर्स्ट की कि इस केस में हम ES लगाते हैं। अब इसका एक और नियम है, दूसरा नियम कि हमें ES कब लगाना होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें ES कब लगाना होता है। अब हम लिखेंगे रूल नंबर 2। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। नियम दूसरा देखते हैं कि हमें कब ES और लगाते हैं हम। तो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 लिखो उसके अंदर आप। रूल नंबर 2 है, जिन मुख्य क्रियाओं के या जिनको बोलते हैं हम मैन वर्ब, जिन मैन वर्ब्स के अंत में, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में Y आता है, Y आता है एवं Y से पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट, व्यंजन कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में Y आता है एवं Y से पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो हम Y को हटाकर Y के स्थान पर I लिखते हैं। तो हम Y को हटाकर Y के स्थान पर I लिखते हैं एवं उसके आगे हम ES लगाते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि जिन मुख्य क्रियाओं या मैन वर्ब्स के अंत में Y आता है एवं Y से पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो Y को हटाकर Y के स्थान पर I लिखते हैं
एवं उसके आगे हम ES लगाते हैं। एक बार एक चीज़ और समझना आप, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है व्यंजन, एक होता है स्वर। इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं वोवल्स। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है उनमें जो उसके अंदर कौन कौन से व्यंजन होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। तो वोवल्स इसमें आपके 5 माने गए हैं। वोवल्स जो हैं हम 5 मानते हैं, E, I, O, U। ये 5 क्या है? ये 5 वोवल्स हैं, स्वर है। और इसके अलावा जो बाकी बच गए 26 में से 5 निकाल दो, कितने बच गए? 21 जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट आपके, व्यंजन आपके हो गए। तो इनकी बात हो रही है वोवल्स। तो मैंने यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी व्यंजन, इसका मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया इन 5 के अलावा कोई वर्ड, कोई लेटर होगा वो। तो इन 5 के अलावा कोई लेटर है तो वो व्यंजन में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 तो आपके वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये 5 तो आपके स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, ये तो क्या है? वोवल्स हैं 5। और ये बाकी और 21 जो लेटर हैं वो क्या है? व्यंजन होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना कि कौन कौन से जो लेटर हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं और कौन किन किन को हम वोवल्स में काउंट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसी, ये जो मैंने आपको लिखाया है इसी का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से। जैसे हमने एक मुख्य क्रिया ली TRY, एक हमने ली CRY कराई। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये जो मैन वर्ब लिखी हुई है वो है TRY, ट्राई। तो आपने इसमें एक चीज़ देखी कि इसके लास्ट में क्या आया है? Y आया है। जैसे मैंने लिखाया अभी कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में Y आता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस मुख्य क्रिया के अंत में Y है, इसके अंत में भी Y है। और एवं Y से पहले, यानी Y से पहले मतलब इस लेटर की बात हो रही है। Y से पहले कोई व्यंजन, कॉन्सोनेंट आप दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि Y से पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि A, E, I, O, U ये तो होते हैं आपकी वोवल्स, स्वर, और इनके अलावा जो बाकी है वो होते हैं व्यंजन। तो R यहाँ पर क्या है? R व्यंजन है, यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है। मैंने बताया आपको कि Y से पहले कोई व्यंजन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? Y को हटाकर, अब इसमें हमने देखा कि इसके लास्ट में Y भी है और Y से पहले क्या है? कोई व्यंजन दिया हुआ है। तो हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? जब इसका बनाएंगे सिंगुलर, क्या होगा? TR यहाँ तक लिख दिया आपने। फिर हम क्या करेंगे? Y को हटाएंगे यहाँ पर, Y को हटाकर। तो Y को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। TR लिख दिया अपने यहाँ पर। Y के स्थान पर I लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? दूसरा काम कि Y को हटाकर Y की जगह क्या लिखेंगे? I। तो हमने यहाँ पर I लिख दिया और फिर उसके आगे ES लगा देते हैं। तो ये आपका हो गया ट्राइब्स, और ये आपका सिंगुलर हो गई मैन वर्ब। तो इस प्रकार से इसके आगे हमने ES लगा दिया। जैसे एक बार और देख लो, ये हमने देखा CRY, क्राई। इसके लास्ट में क्या है? Y है। तो और Y से पहले क्या है? R, R मतलब व्यंजन है। तो इसका हो जाएगा आप CR लिख दिया अपने, फिर Y को हटा दिया और फिर ES लिख दिया। तो यह आपका हो गया क्राइस, ये सिंगुलर हो गया। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा PLAY। इस वाले एग्जाम्पल को देखो, इसके लास्ट में Y दिया हुआ है, यानी अपनी पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि मैन वर्ब के लास्ट में Y दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि Y से पहले क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर Y से पहले क्या है? A दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये कंडीशन जो है वो तभी लागू होती है जब आपके Y से पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो। हमने देखा यहाँ पर Y से पहले A दिया हुआ है और A आपका क्या है?
ये आपका वोवल है, स्वर है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। तो इस केस में हम इसके आगे ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हमने ऐसे कर दिया कि PLAIES, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ एस लगाना है। अगर ऐसा है तो एस लगाना है। क्यों? क्योंकि वाई तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन वाई से पहले व्यंजन नहीं है, स्वर दिया हुआ है आपको, तो उस केस में आपको उसके आगे सिर्फ एस ही लगाना है, ES नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। और भी बहुत से ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनके पहले, जैसे ओबे। अब आपने इस वर्ड को देखा कि इसके लास्ट में भी OBEY, लास्ट में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, ई दिया हुआ है, और ई आपका व्यंजन नहीं है, ई आपका क्या है, स्वर है। तो हम देखते हैं कि स्वर अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती। तो इसके केस में भी हम क्या करेंगे, OBEYS ऐश ही लगाएंगे, यहाँ IES नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो नियम होते हैं जिनमें हम ES लगाते हैं। तो इस नियम को एक बार फिर देख लो। इसमें इतना सा है खाली कि हमें जो मैन वर्ब है उसके लास्ट में देखना है कि उसके लास्ट में वाई आया हुआ है क्या। तो हम देखते हैं कि लास्ट में वाई है, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और वाई की जगह क्या लिखेंगे, आई, और उसके बाद में ES लगा देते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब वाई से पहले कोई व्यंजन दिया हुआ है। अगर वाई से पहले कोई वोवल्स है, स्वर है, तो हम उसके आगे सिर्फ एस ही लगाते हैं। तो ये दो नियम है जो मैंने आपको बताया कि हमें ES लगाना है, और बाकी जो क्रियाएं हैं उनके आगे हम एस ही लगाते हैं। तो ये दो रूल्स हैं जहां हमें ES का यूज़ करना होता है, और बाकी जो है उनके आगे हम एस ही लगाते हैं। तो लिखो तो लिख लो उसके अंदर भी। इसके अलावा, इनके अलावा जो बाकी मैन वर्ब है, बाकी जो मैन वर्ब्स है उनके आगे हम एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये बताना चाहिए आपको, सिंगुलर बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें कब तो एस लगाना है और कब ES लगाना है। क्यों? किसी मुख्य क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, दोनों जो आपको रूल्स लिखाए हैं उनका ध्यान रखना। पहले वाला रूल्स तो क्या था कि अगर किसी मुख्य क्रिया के अंत में SS, SS, O, X, Z आदि शब्द आते हैं तो उनके आगे हम ES लगाते हैं। दूसरा वाला बात ये था कि किसी मुख्य क्रिया के अंत में Y आता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन आता है तो हम Y को हटाकर Y के स्थान पर I लिखते हैं और उसके आगे ES लगाते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब Y के पहले व्यंजन हो। अगर Y से पहले कोई स्वर वोवल्स आपको दिया हुआ है तो फिर हम उसके आगे ES नहीं लगाते, उसके आगे हम S का ही प्रयोग करते हैं। तो ये दो नियम थे, और शेष जो क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया है, उनके आगे हम एस ही लगाते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किन क्रियाओं के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ES लगाना होता है और कब हमें एस लगाना होता है। तो ये टेंस की बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक बातें थी जिनको हमें फॉलो करना होता है। और अब हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं टेंस के बारे में। अब हम टेंस के बारे में देखते हैं। टेंस के बारे में आपको सबको पता ही है कि टेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ये सबको पता ही है। आपको आप पढ़ते आए हो कि ये तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, एक होता है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका है फ्यूचर
टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये आपके टेंस होते हैं। अब इन सब के भी आगे फॉर्म के टाइप दिए होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको पता है इसका भी आपको सिंपल प्रेजेंट होता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट, इसका फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और एक लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये टेंस के 4 टाइप इसमें होते हैं। ऐसे ही बाकी जो टेंस हैं उनके भी प्रकार चार ही होते हैं। इनका भी हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, और फिर इसका लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इसके टाइप हो गए। लाइक दिस, इसी प्रकार से आपका जो फ्यूचर टेंस है उसके भी यही पार्ट हो जाते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उन सबको 4 उनके टाइप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो टेंस के बारे में एक बेसिक जानकारी थी जो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी को पता होती है। तो हम इन्हीं टेंसों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेंगे, उसके अंदर पहले हम सिंपल प्रेजेंट देखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद पास्ट टेंस इसी क्रम में, और फिर फ्यूचर टेंस इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। तो ये तो बात होगी टेंस की, कि टेंस के टाइप मैंने आपको बता दिए कि हमें कौन कौन से टेंस पढ़ने हैं। अब एक इसमें एक और चीज़, टाइप ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे कि हम टेंस के अंदर कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, हम वो भी एक बार देख लो। जो टेंस में हम पढ़ेंगे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किस प्रकार के वाक्य हम पढ़ेंगे टेंस के अंदर, वो भी एक बार देख लो। हम उसमें भी 4 टाइप के वाक्य पढ़ेंगे। एक तो अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, तो इसको असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव को सिंपली बोल सकते हो आप, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा इसमें टेंस में पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जहाँ जिसमें ये वाला साइन आता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और अपना जो लास्ट है, लास्ट वाला अपना है इसी के अंदर डी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों हो, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। एग्जाम्पल देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जो साधारण वाक्य हो, जिसमें मैंने लिखा कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो ये आपका कैसा वाक्य हो गया है कि अफर्मेटिव वाक्य हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट आता है, राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, जहां पर नहीं आ गया मतलब वो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस वो आपका हो गया। इंट्रोगेटिव का मतलब आप समझते हो, प्रश्नवाचक होता है, तो ये हो जाता है क्या राम स्कूल जाता है, तो यहां पर किसने वाचक ये वाक्य हो गया आपका। फिर जो प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, इस वाले वाक्य में आपने देखा कि ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो यह हम प्रत्येक टेंस के अंदर ये 4 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम पढ़ेंगे। तो हमें प्रत्येक टेंस के अंदर इन 4 टाइप के वाक्यों को पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। ये बेसिक बातें थी टेंस के बारे में कुछ, और कल से हम शुरू करेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसकी पहचान क्या होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम देखेंगे कल। तो आज ये जो बेसिक बातें आपको लिखाई है, इनको एक बार ध्यान से इनको पढ़ना, क्योंकि आगे हम इन्हीं का यूज करेंगे बार बार। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, या टेंस की जो बेसिक बातें होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, वो किस टाइप का होता है, और कब हमें किसी मुख्य क्रिया के अंदर एस लगाना होता है, कब हमें ईएस लगाना होता है। ये सब आप इनको पढ़ना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा आपको। और कल हम टेंस शुरू करेंगे, टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट वाले वाक्य हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।